हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे विविध। ठीक है, जिसमें देखेंगे विविध से वह क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, और हम लोग वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पीय पादप भारत की उत्पत्ति का है, जिसे भारत से ले जाकर अनेक देशों में विकसित किया गया। ऑप्शन ए कहता है ग्लेडियोलस, बी में कहता है आर्किड्स, सी में कहता है बोगेनविलिया और डी में कहता है गेंदा। देखिए, तो भारत का कौन सा पौधा है जो अन्य देशों में ले जाकर के, भारत से अन्य देशों में ले जाकर के उसको विकसित किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? आर्किड्स। कौन है? आर्किड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? ऑप्शन ए फॉरेनहाइट, बी एडिसन, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टरों के जो थर्मामीटर का आविष्कार किया था वो कौन किया था? फॉरेनहाइट किए थे। कौन किए थे? फॉरेनहाइट। याद रखिएगा कि फॉरेनहाइट जी 1714 ईस्वी में, कब? 1714 ईस्वी में ये थर्मामीटर का आविष्कार किए थे। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? इसको सेल्सियस यानी हम लोग फॉरेनहाइट पैमाना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉरेनहाइट भी पैमाना कहते हैं। यह क्या होता है? यह ताप मापने में काम आता है, यानी टेम्परेचर मापने में काम आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? ऑप्शन ए जीनॉन, बी आर्गन, सी हीलियम, डी क्लोरीन। तो इसमें नोबल गैस नहीं है। कौन नोबल गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरीन नोबल गैस नहीं है। तो याद रखिएगा जीनॉन, आर्गन और हीलियम ये तीनों के तीनों क्या है? नोबल गैस हैं। ठीक है, लेकिन क्लोरीन नोबल गैस नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? ऑप्शन ए ठोस, बी गैस, सी द्रव, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक गति से विसरण कौन करता है, फैलता कौन है सबसे ज्यादा तीव्र गति से? तो वो कौन सा होगा? गैस होगा। क्या होगा? गैस तुरंत फैल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नरम बर्फ, बी शुष्क बर्फ, सी श्वेत बर्फ, डी इनमें से कोई नहीं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि किसी द्रव की 1 kg मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, बी संलयन की गुप्त ऊष्मा, सी ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं जी? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेथेन, बी एथेन, सी एथिलीन और डी साइटोकाइलिन। यानी फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए हम लोग किसका करते हैं? एथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसको? एथिलीन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, जिसका उपयोग हम लोग फलों को पकाने में करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार यह है। ऑप्शन ए स्पाइक, बी कैपिटुलम, सी गुच्छिकायन, डी रेपेडिक्स। यानी सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार यह है, क्या है जी? तो कैपिटुलम है, यानी मुंडक। क्या है? मुंडक, कैपिटुलम, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है? ऑप्शन ए प्याज, बी आलू, डी सी गाजर और डी अदरक।
निम्नलिखित में से कौन जड़ है? तो जड़ क्या है जी? तो गाजर जड़ है, यानी गाजर हम लोग जब मिलता है हम लोग को क्या है? वो जड़ है। अच्छा, प्याज क्या है? तो प्याज शल्ककंद है। आलू क्या है? कंद, कंद का मतलब तना, तना है। अदरक क्या है? प्रकंद, क्या है? प्रकंद, यानी क्या होता है? तना का संग्रह होता है उससे बन जाता है। लेकिन गाजर क्या है? गाजर जड़ होती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मूल फसल का उदाहरण है। बताना क्या है? कि मूल फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए आलू, बी गाजर, सी अदरक, डी हल्दी। तो मूल फसल का उदाहरण है, तो मूल फसल का कौन सा उदाहरण है? तो गाजर है। क्या है? गाजर है। जिन पौधों की जड़ खाद के रूप में प्रयुक्त होती है वे मूल फसल कहलाती है, जैसे गाजर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित है? ऑप्शन ए पंखहीन कीड़े में कौन कौन आते हैं? कीवी, सिल्वर फिश। बी में कहता है उड़ान रहित चिड़िया, टर्टिल तथा गौरैया। सी में कहता है अपाद सरीसृप, सर्प। डी में कहता है कि अपाद जल एवं स्थलीय पशु में मछली। देखिए इसमें जो सही सम्मिलित है वो कौन है? अपाद सरीसृप, कौन? सर्प जो है अपाद सरीसृप में आता है। देखिए आपको बता दें कि गौरैया कीवी पक्षी है। क्या है? पक्षी है। ठीक है, और सिल्वर फिश क्या है? कीट है, याद रखना है। कच्छप क्या है? सरीसृप है। और मछली एक अपाद जलीय पशु होती है। लेकिन क्या है? सर्प जो है वो क्या है? सरीसृप वर्ग में आता है, यानी कौन सा सरीसृप? अपाद सरीसृप वर्ग में आता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि चींटी सामाजिक कीट है। ठीक है, चींटी सामाजिक कीट है। कैसे? देखिए ऑप्शन ए वह कॉलोनियों में रहती है, बी वह जंगलों में रहती है, सी वह भाषा जानती है, डी वह भोजन वितरण करती है। यानी चींटी को हम सामाजिक कीट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जब भी रहेगी झुंड में रहेगी, एक साथ रहेगी, यानी कॉलोनियों में रहती है। कहते हैं कॉलोनियों में रहती है, इसलिए चींटी एक सामाजिक कीट है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति चावल, दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में इन्हें किसमें कमी होगी? ऑप्शन ए स्टार्च, बी वसा, सी विटामिन ए, डी प्रोटीन। तो देखिए चावल, दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए इनमें किसकी कमी हो जाएगी? तो कमी हो जाएगी विटामिन ए की कमी हो जाएगी। देखिए चावल से तो उसको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ठीक है, दाल से प्रोटीन मिल गया, दही से वसा मिल गया, लेकिन विटामिन ए की प्राप्ति तीनों से नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है? ऑप्शन ए सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने में, बी अंकुरित अनाज लेने से, सी उबला हुआ भोजन खाने से, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है? तो क्या मिलता है जी? पौष्टिक आहार किससे मिलता है? तो सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने में, सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने में जो होता है उसका कहते हम लोग पौष्टिक आहार कहते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। ऑप्शन ए ट्यूब में निषेचन होना, बी ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, सी जाइगोट का बनना, डी इनमें से कोई नहीं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है कि ट्यूब में निषेचन होना। क्या होना? ट्यूब में निषेचन होना, उसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इनमें से कौन जिस्ती परीक्षा को स्पष्ट करता है, यानी बायोप्सी को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए कृत्रिम वातावरण में जीवन एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन, बी वातावरण में जीवन के प्रकारों का मूल्यांकन करना। ठीक है, अब ऑप्शन सी देखते हैं, तो ऑप्शन सी कहता है कि मृत्यु के कारण जानने के लिए मृत्यु के बाद शरीर की परीक्षा करना,
डी एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। तो कहता है कि बायोप्सी जो होता है यानी जिस्ती परीक्षा यानी बायोप्सी को स्पष्ट करता है। कौन करता है जी? तो इसलिए उसका यूज किया जाता है कि एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी, वो एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी है जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डीडीटी का उपयोग है ऑप्शन ए कीटनाशक के रूप में, बी उर्वरक के रूप में, सी दवा के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो डीडीटी का उपयोग जो है उसको क्या कहते हैं सर? देखिए तो डी के ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन ए के रूप में क्या कहता है? कीटनाशक के रूप में, बी कहता है उर्वरक के रूप में, सी कहता है दवा के रूप में और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो डीटीटी का मतलब होता है कि इसका उपयोग जो किया जाता है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। किसके? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा डीडीटी का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि रोम्बिक मोनोक्लिनिक एवं प्लास्टिक सल्फर है। ठीक है, ऑप्शन ए समावयव, बी में कहता है आइसोटोप्स, सी में कहता है एलोट्रोप्स, डी में कहता है हाइड्राइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो कहता है कि रोम्बिक मोनोक्लिनिक और एवं प्लास्टिक सल्फर है। तो कौन है? तो याद रखिएगा एलोट्रोप्स। क्या है? एलोट्रोप्स है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कीट निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन ए पोरीफेरा, बी सिलेंट्रेटा, सी एनीलिडा, डी आर्थ्रोपोडा। तो कीट किसके वर्ग में आते हैं जी? तो कीट आते हैं आर्थ्रोपोडा में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में ऑप्शन ए ठीक है चलन होता है, बी उपाचय होता है, सी स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है, डी अपचय होता है। ठीक है, तो पादपों और प्राणियों में क्या अंतर है यही बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है। ठीक है, यानी पादपों में क्या होता है? पादपों में स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है, जबकि प्राणियों में एक निश्चित समय अंतराल के बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, यही तो अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई पड़ेगी। लाल कांच से, याद रखिएगा किससे? तो लाल कांच से। ऑप्शन ए काली, बी हरी, सी लाल, डी श्वेत। कैसी दिखेगी जी? तो कैसे? लाल कांच से जब देखा जाएगा तो कैसे दिखेगी? वो काली दिखेगी। यानी एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर क्या दिखाई देगी? काली दिखाई देगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि लाल प्रकाश का हरे रंग की वस्तु द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। याद रखिएगा कि लाल प्रकाश का हरे रंग के वस्तु द्वारा पूर्ण अवशोषण हो जाता है, इसलिए वो क्या दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली में, बी बेंगलोर में, सी चेन्नई में, डी लखनऊ में। तो भारत में केंद्रीय औषधि संस्था जो स्थित है वो कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, 3 को बाद में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए कहता है ओजोन अवक्षय से, बी कहता है परमाणु, ऑप्शन बी परमाणु शस्त्र, बी में कहता है, सी में कहता है बारूदी सुरंग, डी में कहता है समुद्री तल, ई में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो किससे है जी? ओजोन अवक्षय से। किससे? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
कहता है कि ओजोन परत के अवक्षय के कारण किस देश में त्वचा कैंसर की दीर्घकालिक क्रोनिक समस्या है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी जापान, और डी भारत। तो बताना है आपको कि जो ओजोन परत जो है अवक्षय के कारण किस देश में त्वचा कैंसर की दीर्घकालिक क्रोनिक समस्या है, तो किसकी है जी? तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। यानी ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया? ज़्यादा त्वचा कैंसर बढ़ गए को किसके कारण? ओजोन परत के अवक्षय के कारण। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी लोहा, सी विटामिन डी, डी नत्रजन। ठीक है, तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो वो होती है कैल्शियम के कारण। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? यानी विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे नजदीक निकट प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, बी हिरन, सी गाय, और डी बंदर। तो क्या होगा जी विकास की प्रक्रिया में? तो हो जाएगा बंदर। क्या हो जाएगा? बंदर। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि मानव बंदर का ये कपी है, क्या है? कपी मानव के निकटतम पूर्वज थे। यानी मानव बंदर को जो माना जाता है कि कपी मानव के निकटतम ये क्या थे? पूर्वज थे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? ऑप्शन ए चूहा, बी केचुआ, सी फंजाई, डी बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो कौन बनाए रखता है? तो केचुआ बनाए रखता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए केचुआ, बी कुछ प्रकार के जीवाणु, सी कवक, और डी सुअर। तो कहता है भूमि के अपमार्जन में, ठीक है, अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्न से कौन सा है? तो वो है सुअर। कौन है? सुअर। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सुअर मनुष्यों के मल को खाकर जमीन को साफ रखते हैं, इसलिए अपमार्जन में इसका योगदान माना जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा, बी शैल, सी जीवाश्म, डी भवन। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? तो ए है किससे? जीवाश्म से। किससे है? जीवाश्म से। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है? ऑप्शन ए हल्दी, बी दालचीनी, सी लौंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला जो है वो कौन होगा? तो इनमें से कोई नहीं। यानी डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है सब मसाला जड़ से नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है कि जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन है? हल्दी, लौंग, दालचीनी। ये क्या होता है कि हल्दी जो है तना होता है, लौंग क्या होता है जी? तो लौंग कली फूल होता है, दालचीनी क्या होता है? तो एक नाम के वृक्ष है जिसकी छाल से प्राप्त होती है। तो जड़ से तो कोई प्राप्त नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है? ऑप्शन ए शैवाल, बी फफूंदी, सी फर्न, डी मांस। तो सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है कौन है जी? छत्रक जो होगा वो क्या होगा? फफूंदी। कौन होगा? फफूंदी। फफूंदी को देखते होंगे छत्रक के रूप में, एक प्रकार का छत्रक यानी कवक फफूंदी है। इसमें पौधों की तरफ प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। ठीक है, और यह क्या है? कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन? फफूंदी। ठीक है, और ये छत्रक के रूप में मिलते हैं। मशरूम जिसको आप लोग कहते हैं क्या? मशरूम, छत्रक, मशरूम। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वास लेता है? ऑप्शन ए केचुआ, बी हाइड्रा, सी तिलचट्टा, डी मछली। तो निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वास लेता है? वो कौन है? हाइड्रा है। कौन है? हाइड्रा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि मानव शरीर का कौन सा भाग सल की उपकला से अस्तारित नहीं होता है? ऑप्शन ए त्वचा, बी मुख, सी वृक्कनलिका, डी ग्रसिका। तो देखिए मानव शरीर का कौन सा भाग सल की उपकला से अस्तरित नहीं होता है? तो नहीं होता है कौन सा? वृक्कनलिकाएं नहीं होती है। क्या? वृक्कनलिकाएं नहीं होती है। याद रखिएगा कि मानव शरीर की वृक्कनलिकाएं जो सल की उपकला से अस्तरित नहीं होती है, यह मुख्यतः क्या होती है? घनाकार उपकला की बनी होती है। ये जो वृक्कनलिकाएं हैं ये घनाकार उपकला के बनी होती हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अदरक एक तना है न कि एक जड़, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है कि यह भोज्य पदार्थ संग्रह करती है, बी इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं, सी यह जमीन के अंदर होता है, डी यह जमीन के ऊपर होता है। अदरक एक तना है न कि एक जड़ है, क्योंकि देखिए क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं इसलिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि बोगनविलिया पौधे अपनी शाखों पर आकर्षक रंग लिए होते हैं, यह किसके विकास को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए पुष्पीय अक्ष, बी नई पत्तियां, सी सहायक पंखुड़ियां, डी पुष्पकली। तो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा जी कि बोगनविलिया पौधे अपनी शाखा पर आकर्षक रंग लिए होते हैं किसके कारण जी? तो ये होता है सहायक पंखुड़ियों के कारण। किसके? सहायक पंखुड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, बोगनविलिया पौधा सबसे ज्यादा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पे? अमेरिका में पाया जाता है और इसकी लंबाई 1 से लेकर के 12 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है? ऑप्शन ए सुपारी, बी आम, सी यूकेलिप्टस, डी नारियल। तो कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है? तो वो बढ़ता है कौन सा? यूकेलिप्टस। क्या कौन सा बढ़ता है जी? यूकेलिप्टस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यूकेलिप्टस बहुत तेजी से बढ़ता है और यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाई जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। किस वन में पाया जाता है यूकेलिप्टस? तो सदाबहार वनस्पति होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? अनानास है, अनानास एक है। ऑप्शन ए बीजीय फल, बी कंपोजिट फल, सी पौधों का तना, डी पत्तियों का समूह। तो अनानास है एक कैसा है? तो कंपोजिट फल है। याद रखिएगा कौन सा फल है? कंपोजिट फल है। अच्छा, अनानास एक पुंज फल होता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है, इसको कंपोजिट फल भी कहा जाता है। यह संपूर्ण पुष्प क्रम से विकसित होता है। किससे? पुष्प क्रम से विकसित होता है, इसलिए इसको कंपोजिट फल कहा जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? यानी जीवित जीवाश्म कौन है? ऑप्शन ए ड्रायोपेटेरिस, बी साइकस, सी ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं पाइनस, डी जिनकोगो। ठीक है, तो कहता है कि इसमें कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं जी? तो जीवित जीवाश्म कहते हैं जिनकोगो। किसको? जिनकोगो। जिनकोगो को हम लोग जीवित जीवाश्म कहते हैं। याद रखने वाली बात है। ठीक है, इसे मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है और यह जीवित जीवाश्म है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अधरपश्व, बी गुदपश्व, सी यूरिक अम्ल, डी अमोनिया। तो क्या पाएंगे जी? तो यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए जिंक, बी लोहा, सी नाइट्रोजन, डी पोटेशियम। तो धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है जिंक के कारण। किसके कारण? जिंक के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? ऑप्शन ए सांप, बी बंदर, सी तारा मछली, डी मछली और ई उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है, वो है कौन सा, मछली। कौन सा है, मछली, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए तदांतर जंतुओं को शरीर के किसी अंग में क्या कहता है कि मछली नहीं, यानी क्या कहता है कि लेकर अस्थि तक यदि वृद्धि अनियंत्रित हो तो उसे कैंसर कहते हैं। कैंसर से लड़ने के लिए मछली उपयोगी होती है। कौन होती है, उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कुनैन जिसका प्रयोग सामान्यतः मलेरिया के रूप में किया जाता है एक पौधे से प्राप्त होती है, पौधे के किस भाग में यह औषधि निकलती है। ऑप्शन ए पत्तियां, बी फलों, सी जड़ और डी तने की छाल। यानी बताना है कि जो कुनैन जो है वो कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, तने की छाल होता है। क्या होता है, तने की छाल होता है। कुनैन जो होता है वो क्या होता है, तने की छाल होता है। बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कुनैन के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। ऑप्शन ए घास, बी सिट्रम पौधे, सी सिम्बी पौधे, डी नीम का पेड़। कहता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। तो किसके कौन से पौधे में पाया जाता है जी, तो दलहन मतलब जो रबी फसल जो होते हैं उसमें पाया जाता है, नहीं नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। तो इसमें तो पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सिम्बी पौधे में। क्या होता है, सिम्बी पौधे की जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ऑप्शन ए शैवाल, बी कवक, सी खाद मिट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलता है, तो वो बदलता है कौन, शैवाल बदलता है। कौन बदलता है, शैवाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, आलू किस कुल का है। ऑप्शन ए ग्रैमिनी, बी कंपोजिट, सी सोलेनेसी, डी कुकर बिटेसी। ठीक है, आलू किस कुल का है, तो किस कुल का है जी, सोलेनेसी, सोलेनेसी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ल्यूगेमिनियस कुल में आता है, यानी ल्यूगेमिनियस कुल में कौन आता है। ऑप्शन ए दाल, बी अनाज, सी चावल, डी सब्जी। तो याद रखिएगा ल्यूगेमिनियस कुल में आता है, कौन आता है, तो वो आता है दाल आता है। कौन आता है, दाल जो है ल्यूगेमिनियस कुल में आता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है। ऑप्शन ए पत्ता गोभी, बी बंगाल चन्ना, सी चिलिया बादाम और डी रेंडी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है, तो कौन उगता है जी, चिनिया बादाम। कौन, चिनिया बादाम, यानी पीनट जो है वो क्या होता है, वो पेड़ के नीचे उगता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि पौधे का वह भाग जो पानी एवं बिलियों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है वह है। यानी पौधे का वह भाग जो पानी एवं बिलियों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी ड्यूटेनियम, ठीक है ड्यूटेडिनम, डी एस्केलेसिड्स। तो क्या होता है जी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम, जो जड़ से, जाइलम यानी जड़ से, नहीं जड़ से जो पौधे के अनेक भाग सभी भागों में जो पानी ले जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। ज से जड़, ज से जाइलम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है कहलाती है। यानी भूमि में जो प्रवेश करता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, बी अंतः अस्यंदन, सी परासरण, डी भस्मीकरण। तो क्या कहते हैं जी, ऑप्शन नंबर बी यानी अंतः स्यंदन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ऑप्शन ए पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है,
बी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, सी पृथ्वी का तापमान स्थिर है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, याद रखने वाली बात है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन एवं अन्य उष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा को भाग को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती है, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त एकत्र हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, एकत्र हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन का सबसे पहले उपयोग किया। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी जगदीश चंद्र बोस और ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी रिचर्ड लीके। तो कौन किया था जी, तो ये जो किया था वो किया था कौन, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, याद रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन का सबसे पहला प्रयोग कौन किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम क्या है। ऑप्शन ए माइक्रोबायोलॉजी, बी फाइकोबायोलॉजी, सी एग्रोएस्ट्रोलॉजी, डी माइकोलॉजी। तो याद रखिएगा शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम क्या है, तो वो है फाइकोलॉजी। क्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि वायु को शुद्ध करता है। ऑप्शन ए पादप, बी मनुष्य, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो वायु को शुद्ध करता है, कौन करता है जी, तो वायु को इसमें शुद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, पादप को। किसको, पादप को। यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, इस प्रकार वातावरण को क्या करता है, शुद्ध करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है। ऑप्शन ए पाइथन, बी अनाकोंडा, सी रसल्स वाइपर, डी किंग कोबरा। तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है, तो उसको कहा जाता है किंग कोबरा को। किसको, किंग कोबरा को। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन है, तो किंग कोबरा है, ठीक है। अनाकोंडा या अजगर में विष नहीं पाया जाता, याद ये भी याद रखिएगा कि अनाकोंडा और क्या होता है, अनाकोंडा और अजगर में या अजगर में इसमें क्या होता है, विष नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए पैरा हार्मोन, बी पैराथार्मोन, सी एक डायसोन, डी इकोटोन, ठीक है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो 56 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी, यानी एक डायसोन। कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो एक डायसोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि प्रसिद्ध चिकित्सक एवं गणितज्ञ आधुनिक दवाओं का पिता अविसेन कहाँ के थे। यानी आधुनिक दवाओं का पिता अविसेन कहाँ के थे, तो ऑप्शन ए ग्रीक, बी अरबी मुस्लिम, सी भारतीय, डी चीनी और ई मंगोलिया। तो प्रसिद्ध चिकित्सक एवं गणितज्ञ आधुनिक दवाओं का पिता अविसेन कहाँ के रहने वाले थे, तो वो थे अरबी मुस्लिम थे। कौन थे, अरबी मुस्लिम थे। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा विविध में 57 क्वेश्चन, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो थे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। ऐसा ही सीरीज हम लेकर के आते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी क्या होगी, बेहतरीन तरीका से हो जाएगी, जिससे आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगी। और मैं यही शुभकामना करता हूँ, यही मैं कामना करता हूँ कि आप लोग की एग्जाम बहुत बेटर जाए और आप लोग की क्या हो, रिजल्ट 110% बने, 100% आपकी रिजल्ट बने, जिससे कि आपकी क्या हो, उज्जवल भविष्य हो। यही मेरी कामना है, ठीक है। और मेरी प्रयास यही है कि मैं ऐसा कंटेंट लेकर के आऊँ कि उस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। यदि मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।